की दुनिया में हर खबर है खास, लेकिन जो खबरें बढ़ाती हैं आपका हौसला और विश्वास, ऐसी तमाम खबरों को देश भर से समेट कर लेकर आते हैं हम अपने इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूं शहला निगार और आप देख रहे हैं हमारा ये विशेष कार्यक्रम गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। यहाँ होती हैं आम लोगों की खास कहानियाँ जो प्रेरणा देती हैं, कुछ कर गुजरने का जज्बा देती हैं। तो देर किस बात की है, शुरुआत करते हैं आम लोगों की इन तमाम खास कहानियों की। हम जानते हैं कि जल ही जीवन है, जल के बिना जीवन संभव नहीं है और जल संरक्षण को लेकर लोगों में जागरूकता भी बढ़ी है। जल संरक्षण के लिए तमाम संस्थाएं काम कर रही हैं देश के अलग अलग हिस्सों में। ऐसी ही एक संस्था है बूंद, जो जल संरक्षण को लेकर काम कर रही है। इसके संस्थापक रवि कुमार का ये कहना है कि जल संरक्षण के लिए लोगों को घर घर जाकर अवेयर करना ज़रूरी है, ताकि जन जन तक ये बात पहुँचे कि जल हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। और इसके लिए उन्होंने एक अनूठी पहल की है। वो और उनकी टीम घर घर जाते हैं और जहाँ पर जिसके घर में वाटर लीकेज पाया जाता है उनकी टोटी ठीक करते हैं या टोटी ही बदल देते हैं। और इस तरह से वो जल संरक्षण की दिशा में एक अनूठा प्रयास कर रहे हैं और इसके लिए उन्हें सम्मानित भी किया जा चुका है। देखिए मेरठ से ये खास रिपोर्ट। जल बनाया नहीं जा सकता, लेकिन बचाया तो जा सकता है। जल संरक्षण का यही संदेश लेकर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की बूंद फाउंडेशन सामाजिक संस्था के सदस्य मेरठ जिले में जल संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। बूंद फाउंडेशन के सभी सदस्य प्रातः काल उठकर मेरठ के पार्कों, घरों के बाहर, सड़क किनारे पानी की लीकेज को ढूंढते हैं और उसे रिपेयर करते हैं। इसके लिए बाकायदा उन्होंने अपने पास प्लम्बर और रिपेयर करने का सारा सामान रखा हुआ है। जहां कहीं भी उन्हें जल की बर्बादी होते हुए दिखती है, वो तुरंत उसे ठीक करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, वो लोगों को जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी देते हैं। हमारी टीम सुबह निकलती है, दाएं बाएं पार्क में या किसी के बाहर चौराहे रास्ते किसी भी प्रकार से हमें पानी की वेस्टेज मिलती है। हमारी टीम में प्लम्बर भी है जिनको हमने सैलरी बेस पर रखा हुआ है। हमारे साथ जो प्लम्बर होते हैं, जहां पानी की वेस्टेज होती है वो उसको रिपेयर करते हैं। कोई भी उसमें खर्चा होता है वो हम अपनी जेब से करते हैं। और बार बार माननीय देश के प्रधानमंत्री जी की बात को दिमाग में इस चीज़ को हमने बसाई हुई है। सुनते हैं कि भाई पानी बचाया जा सकता है, बनाया नहीं जा सकता। ये लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के दौरान कही गई जल संरक्षण की बातों से प्रेरित हैं और जल संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जिससे जल की बर्बादी रुके और भूगर्भ जल सही रहे और आने वाली पीढ़ी को जल मिल सके। हमने इन लोगों से बड़ी ही अच्छी सीख ली है। महिलाएं, बच्चे सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। सभी को इन्होंने बड़ी अच्छी शिक्षा दी है कि किस प्रकार हम जल का संरक्षण करें। जिस प्रकार पृथ्वी में जल का स्तर गिरता जा रहा है और हमारे प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं, बार बार कहते हैं, इस सभी से रिक्वेस्ट करते हैं पूरे देश भर में कि पानी बचाओ और जो है ना इसका संरक्षण करो, जिससे आने वाली पीढ़ी को ज़्यादा से ज़्यादा ये पानी मिल सके। गांव में तालाब बने कच्चे, जिससे पानी इकट्ठा हो और हम लोगों को भी पानी एकत्रित करना चाहिए। बारिश का पानी भी एकत्रित करना चाहिए और हाँ, मतलब है ना, रोड पे बेकार पानी को नहीं बहाना चाहिए। बूंद फाउंडेशन के अध्यक्ष रवि कुमार द्वारा जल संरक्षण के लिए किए जा रहे सराहनीय कार्यों को देखते हुए भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा उन्हें वाटर हीरो अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। सिर्फ इतना ही नहीं, जल संरक्षण की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए मेरठ नगर निगम द्वारा रवि कुमार को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बूंद फाउंडेशन के 30 सदस्यों की टीम प्रतिदिन लोगों को जल संरक्षण करने के लिए जागरूक करती है और पानी बर्बाद करने से आने वाले संकट के लिए आगाह भी करती है। मेरठ से संगीता श्रीवास्तव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो ये तो बात हुई जल की, जल के संरक्षण की, और अब हम बात करेंगे मिट्टी की,
ज़मीन की। जी हाँ, अक्सर हमने देखा है कि लोग पढ़ाई करने के बाद शहरों का रुख करते हैं और वहाँ पर नौकरियों की तलाश में लग जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अब ऐसे हैं जो शहरों में पढ़ाई करने के बाद गांव का रुख कर रहे हैं और खेती बाड़ी को अपना रहे हैं, उसमें नए नवाचार कर रहे हैं, नए प्रयास कर रहे हैं और खेती को कमाई का साधन बनाने का काम कर रहे हैं, जिससे किसानों की आय भी दोगुनी और तिगुनी हो रही है। ऐसी ही एक खबर आपको जांजगीर से दिखाते हैं। वहां पर पाली के एक एग्रीकल्चर छात्र की एक अनूठी कोशिश है केले की खेती की। किस तरह से वो केले की खेती कर रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। अभिषेक पाल अपने गांव में 1 एकड़ जमीन में केले की खेती कर रहे हैं। दरअसल कोरोना काल में जब ऑनलाइन पढ़ाई हो रही थी, तब अभिषेक ने कुछ अलग करने की ठानी और परिवार की आय बढ़ाने के उपायों के बारे में सोचा। फिर किया था, घर पर रहकर पढ़ाई के साथ साथ केले की खेती की शुरुआत की। अभिषेक की कोशिश रंग लाई और पिछले 3 साल में केले की खेती से अभिषेक को लाखों की आय हुई है। खाली जमीन पड़ा था और एग्रीकल्चर के छात्र होते हुए मेरे को लगा कि यहाँ पास कुछ करना चाहिए बोल के, और लॉकडाउन का भी समय था, सभी लोग घर में थे, ऑनलाइन क्लासेस था, तो मैं सोचा कि घर पे बैठकर कुछ किया जाए। तो अब इसी में का निकाला कि कौन सा फसल अच्छा होगा, तो उसमें से मेरे को लगा केला अच्छा है। इधर का फसल सबका होता है बट केला का कम होता है इधर, तो मैं किया केला ही का फसल कर लेना चाहिए बोल के, तो वैसे मन पे आया और किया और रिजल्ट भी बहुत अच्छा है सर। तो इसी को करना चाह रहा हूँ और आगे भी। अब अभिषेक केले की खेती का रकबा बढ़ाकर इसे और विस्तार देना चाहते हैं और इसके लिए युवाओं को अपने साथ जोड़ रहे हैं। वो चाहते हैं कि और भी युवा पढ़ाई के साथ साथ खेती से जुड़कर अपनी आय में इजाफा करें। कृषि वैज्ञानिक भी अभिषेक के प्रयास की सराहना कर रहे हैं। अभिषेक एग्रीकल्चर कॉलेज रायगढ़ में पढ़ रहा है, 4th ईयर का छात्र है और संपर्क में है वो, और कंटिन्यू बहुत अच्छा काम कर रहा है कि वो एग्रीकल्चर पढ़ाई के साथ साथ अपने घर के मदद से उसने केले की जो खेती की हुई है ये अच्छी प्रॉफिटेबल है। कुछ फसल ऐसी हैं जैसे पपीता, केला, इसमें अर्निंग 6 महीने 8 महीने में आना चालू हो जाती है, और इसी तारतम्य में अभिषेक ने जो काम किया है निश्चित तौर पे सराहनीय है। गांव के कई युवा जहां पढ़ाई करके नौकरी के लिए शहरों का रुख करते हैं, तो वहीं अभिषेक पाल युवाओं को आर्थिक सशक्तिकरण की एक नई राह दिखा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा आपने, अभिषेक पाल की ये पहल रंग ला रही है और कई अन्य लोग उनसे केले की खेती के गुर सीखने के लिए आ रहे हैं। इसी के साथ यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। जल्द हाजिर होंगे, कुछ और अच्छी खबरें हैं ब्रेक के उस पार, आप कहीं मत जाइए, जल्दी हाजिर होंगे। देखते रहिए गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। सरकार चाहती है कि किसानों की आय दोगुनी हो और इस सिलसिले में सरकार कई सारे प्रयास कर रही है, लेकिन आम लोग भी कम प्रयास नहीं कर रहे हैं। आपको हिमाचल प्रदेश से खबर दिखा रहे हैं कि किस तरह से राहुल ने कोरोना काल में एग्रो टूरिज्म को अपनाया और एग्रो टूरिज्म के जरिए उन्होंने आधुनिक तरीके से फूलों की और विभिन्न प्रकार के पौधों की खेती की और अब उनका ये व्यवसाय किस तरह फल फूल रहा है और किस तरह से उनकी आय में कई गुना का इजाफा हुआ है, देखिए इस रिपोर्ट में। ये है हिमाचल प्रदेश में सिरमौर जिले के अंबवाला निवासी राहुल देव सिंह चौहान, जो वैसे तो पेशे से कंप्यूटर इंजीनियर हैं और बेंगलुरु में कार्यरत हैं। लेकिन जब कोरोना काल के दौरान वो अपने घर आए, तभी से उन्होंने अपनी भूमि पर खुद का रोजगार करना शुरू किया। राहुल ने अपनी जमीन पर एग्रो टूरिज्म के तहत अनेक प्रकार के फूलों, सजावटी पौधों की खेती आधुनिक तरीके से करना शुरू की और देखिए आज उनका ये व्यवसाय एग्रो टूरिज्म में एक नई पहचान बना रहा है। वो यहाँ पर किसानों को बीज लगाने से लेकर बीजों की मार्केटिंग के बारे तक में जागरूक करते हैं। यहाँ पर मेरे पास 7 परिवार हैं, उनको सिखाया जा रहा है। अब उनको यहाँ पर नर्सरी कैसे की जाती है, फ्लोरिकल्चर का कैसे किया जाता है, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग्स करवाई जाती हैं। धीरे धीरे अभी हमारा है कि अगले 3 साल में करीबन 30 फैमिलीज़ तक को इसके अंदर इन्वॉल्व करना है और 5 साल में करीबन 50 फैमिलीज़। तो इसमें एक और चीज़ होगी, जैसे रॉ प्रोडक्ट है वो हमारा अपने पास तैयार होगा। हमने यहाँ पर बैम्बू की फसल भी अभी शुरू की है। रॉ प्रोडक्ट आपके पास है, आप यहाँ से डायरेक्ट गाँव में जो महिलाएँ हैं या दूसरे बुजुर्ग हैं जो बाहर जाके काम नहीं कर सकते हैं, रॉ प्रोडक्ट आपका उनके पास चला जाएगा, उनको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करवाई जाएंगी। वहाँ से जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो हम अपने यहाँ लेंगे और उसके बाद यहाँ पर अपना कुछ सेलिंग का कोई ना कोई तरीका निकालेंगे ताकि इस बिजनेस को प्रमोट किया जाए, इस एंटायर कल्चर को भी प्रमोट किया जाए। सिर्फ इतना ही नहीं, वो समय समय पर लोगों को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध करवाते हैं। राहुल देव के प्रयास से एग्रो टूरिज्म के किसानों का मनोबल बढ़ रहा है और पंचायत क्षेत्र में काफी संख्या में किसान यहाँ आकर ये कार्य देख रहे हैं। इनका एक मकसद है कि प्रोफेशन के साथ साथ हमारे गांव के जो बेरोजगार लोग हैं, महिलाएं हैं, उनको इससे जोड़ा जाए और लगभग 7 से 10 परिवारों को अभी भी यहाँ पे काम दे करके रोजगार दे रहे हैं और आने वाले समय में 1 साल के अंदर अंदर लगभग 50 से 100 परिवारों को इससे जोड़ा जाएगा और लोगों को ट्रेन करके जो है उन्हें रोजगार दिया जाएगा। इसी तरह फ्लोरिकल्चर का जो इनका प्रोजेक्ट है उससे भी लोगों को जोड़ा जाएगा और नवरात्रों से ही इस बार जो है हमारा फ्लोरिकल्चर का आमबोला में अच्छा बिजनेस हब यहाँ पे बनने जा रहा है। तो नेचुरली है जो जहाँ हमारी पंचायत को एक अच्छा बेस मिलेगा, पंचायत का नाम होगा, तो हमारे जो आसपास के बेरोजगार महिलाएं हैं, जो हमारे युवा हैं, उनको रोजगार के साधन भी यहाँ पे उपलब्ध होंगे। निश्चित रूप से राहुल देव का किसानों को वैज्ञानिक और जैविक खेती से जोड़ने का ये प्रयास सराहनीय कदम है। नाहन से जितेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखिए आपने राहुल देव के ये प्रयास। अब आपको दिखाएंगे जमशेदपुर की एक मामूली सी लड़की का प्रयास, जिससे अब वो बेहद खास बन गई हैं। जी हाँ, मौन्द्रिता चटर्जी नाम की इस लड़की ने अपने गुल्लक में पैसा इकट्ठा किया था और उस इकट्ठा किए गए सारे पैसों को उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन के काम में लगा दिया, जिसकी पूरे झारखंड में चर्चा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। जमशेदपुर की मौन्द्रिता अपनी हम उम्र लड़कियों से कुछ अलग है। जिस उम्र में बच्चे खिलौनों और सपनों की दुनिया में खोए रहते हैं, मौन्द्रिता ने ऐसी जिम्मेदारी उठा ली जिसके बाद वो एक मामूली लड़की से एकदम खास लड़की बन गई। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत करते हुए अपने विचार बताए थे, उससे वो काफी प्रभावित हुई और ठान लिया कि वो भी इस मिशन का हिस्सा बनेंगी। मौन्द्रिता उस वक्त करीब 8 साल की थी। नरेंद्र मोदी जी स्वच्छ भारत मिशन को लॉन्च कर रहे थे। उसी टाइम मैं और मेरे पापा न्यूज़ देखते थे, तो मैं उनके बगल में ही बैठी रहती थी। तो उसी टाइम मुझे उनके स्पीच के थ्रू पता चला कि बहुत सारी लड़कियां जो है वो स्कूल से ड्रॉप कर रही हैं अपना एजुकेशन, क्योंकि उनके स्कूल में जो है प्रॉपर शौचालय नहीं है। पॉकेट मनी को मैंने जमाना शुरू किया और 2014 में मैंने शुरू किया और 2016 में जाके मेरा पिगी बैंक जो है वो कम्प्लीटली फुल हो गया। तो मैंने जब उस पिगी बैंक को फोड़ा तब 24,000 रुपए निकले वहां से।
जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के जरिए केंद्रीय गांव के बारे में जब पता लगा तो मोन्द्रेता ने वहां शौचालय बनाने का फैसला किया। 2017 में गरुड़बासा गांव में मोन्द्रेता ने शौचालय बनवाए। इसके बाद से ये सिलसिला लगातार चलता आ रहा है। मेरे पापा ने यहाँ की अथॉरिटीज जैसे जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी वहाँ पे कांटेक्ट किया। वहाँ से हमें एक डायरेक्शन मिला कि सरकार ने जो है ऐसा एक प्रोविज़न बनाया है कि 12,000 रुपये अगर हम लोग जमा करते हैं तो उससे सरकार के हेल्प से हम लोग टॉयलेट बना सकते हैं। एक छोटा सा गांव है, वहाँ कितने 300 से 350 लोग रहते थे, लेकिन एक भी टॉयलेट नहीं था। तो मैंने अपने मिशन की शुरुआत वहीं से की। मोन्द्रेता की कम उम्र में इस जज्बे को हम सलाम करते हैं। वो न सिर्फ आसपास के लोगों के लिए बल्कि देश के सभी युवाओं के लिए भी प्रेरणा की स्रोत हैं। मोन्द्रेता के बनाए शौचालयों की कुछ खास बातें भी हैं। इसे इको ब्रिक यानी कि प्लास्टिक की बोतलों से बनाया गया है। प्लास्टिक जो है वो हमारे नेचर को इतनी गंदी तरह से अफेक्ट कर रहा है, तो इस ख्याल को दिमाग में रखते हुए मैंने प्लास्टिक बॉटल्स में हमारे जमशेदपुर की एक और प्रॉब्लम कह सकते हैं स्लैग या फ्लाई ऐश, उस प्लास्टिक बॉटल में हमने फ्लाई ऐश टाइटली पैक किया और उसे एक ईंट के समान एकदम मजबूत बनाया और उसी को यूज करके हमने ये टॉयलेट बनाया गरुड़बासा में। 2018 में मोन्द्रेता को इस काम के लिए एसोचैम लीडरशिप अवार्ड दिया गया था। वो पूर्वी सिंहभूम जिले में स्वच्छता अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर भी चुनी गई। मोन्द्रेता शौचालय बनाने के साथ साथ अपने माता पिता के साथ गाँव का दौरा भी करती हैं। वो इसके लिए काउंसलिंग भी करती हैं और बताती हैं कि इसका इस्तेमाल क्यों जरूरी है और कैसे इसे साफ रख सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। आप मेरे पास ये कलाकृति देख रहे हैं, ये पत्थर पर कलाकारी है। कला अपने आप में बहुत कुछ कहती है और कला के जरिए संस्कृति और विरासत का संरक्षण ये अपने आप में कलाकार को और भी ज़्यादा ख़ास बनाता है। आज आपको दिखाएंगे जयपुर से एक ख़ास रिपोर्ट कि किस तरह से एक कलाकार ने चंदन की लकड़ी पर वीर गाथाओं की नक्काशी की है, किस तरह से उन्होंने अपनी संस्कृति का चित्रण किया है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। चंदन की लकड़ी से बनी ये नायाब तलवार है। इसे हाथ में लेने पर महाराणा प्रताप का शौर्य महसूस होता है। कहते हैं
कि सबसे भारी तलवार अगर किसी योद्धा की थी तो वो राजस्थान के राजा महाराणा प्रताप थे। इस तलवार में बनी खिड़कियों को खोलने पर उनके पराक्रम के सारे किस्से सिलसिलेवार ढंग से सामने आने लगते हैं। इसे 9 साल की मेहनत से तैयार किया है कमलेश जांगिड़ ने। कीमत है 25 लाख रुपए। इस तलवार के लिए इन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार के साथ नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। ये तलवार पूरी चंदन की लकड़ी की बनी हुई है। इसमें खास बात यह है कि इसके अंदर एक खिड़कियां खुलती है और इसमें महाराणा प्रताप की पूरी जीवनी को दर्शाया गया है। इसको बनाने में मेरे को 9 साल लगा है। 2010 के अंदर मेरा नॉमिनेशन हो गया था और 2014 के अंदर मेरे को नेशनल अवार्ड मिला। जयपुर में रहने वाले कमलेश की इस कला और उसकी खूबसूरती को शब्दों में लिख पाना मुश्किल है। चंदन से बनी 3.5 फीट लंबी इस मूर्त को देखिए। कीमत है 1 करोड़ रुपए। 7 साल में तैयार ये मूर्त हल्दी घाटी का युद्ध, महारानियों का जौहर, पन्ना धाय का बलिदान जैसे किस्से सुनाती है। इसकी चुनरी हवा से हिलती है क्योंकि चुनरी में लगे धागे भी चंदन की लकड़ी से ही बनाए गए हैं। उसमें 7 साल लगे थे मुझे बनाने में, एक चीज़ बनाने में। उसकी चुनरी पूरी हवा से हिलती है। उसमें 11 खिड़कियां खुलती है जिसमें मैंने राजस्थान के जितने भी वीर वीरांगनाएं हैं उनकी गाथाएं बनाई है। जैसे हाडी रानी हो गया, हल्दी घाटी का युद्ध हो गया, पन्ना धाय का हो गया, पद्मिनी का जौहर हो गया। तो ये चीज़ें मैंने उसमें दिखाई है सारी। चंदन से बने इस पंखे में राधा कृष्ण का दरबार और श्री कृष्ण की पूरी कहानी है। ऐसे कई अद्भुत प्रोजेक्ट कमलेश और उनके परिवार ने तैयार किए हैं। कमलेश कहते हैं कि 11 साल बाद वो एक ऐसी मूर्त दुनिया के सामने पेश करेंगे जो अपने आप में एक अजूबा होगा। मैं आगे एक 5 फीट की महिला बनाने में लगा हुआ हूँ और उसमें तकरीबन 11 साल लगेंगे। उसका मैंने प्रोसेसर स्टार्ट कर दिया है, लेकिन अभी मैं मीडिया के सामने उसको नहीं लाऊंगा क्योंकि वो अपने आप में एक अजूबा है। उसके अंदर 30 से 35 खिड़कियां खोलूँगा। उसके कानों के झूमर, माथे का बोड़ला, गले में जो ज्वेलरी होगी वो भी खुलेगी। तो 30 से 35 उसकी खिड़कियां खुलेगी। जितने भी राजस्थान के वीर वीरांगनाएं की गाथा है वो ही मैं उसमें डालूंगा। चंदन की लकड़ी पर नक्काशी बहुत मुश्किल काम है। इसमें पारंगत होने के लिए तपस्या और मेहनत लगती है। कमलेश के परिवार में अब तक 11 लोगों को राष्ट्रपति पुरस्कार मिल चुका है। पुरखों से मिली विरासत को इन्होंने 4 चांद ही लगाए हैं। मेहनत के मामले में इनका कोई मुकाबला नहीं। अब अपनी 6 साल की बेटी को ये नक्काशी सिखा रहे हैं जो इस हुनर को आगे लेकर जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। तो देखा आपने कला के जरिए कितना खूबसूरत चित्रण किया है हमारे देश के वीर सपूतों और वीरांगनाओं की वीर गाथाओं का चित्रण। और अब आपको दिखाएंगे जौनपुर के एक मजदूर की कहानी। जौनपुर के एक छोटे से गांव में रहने वाले इस मजदूर का दिल देशभक्ति के जज्बे से धड़कता है। ऐसे धड़कता है कि लोग उसकी मिसाल देने लगे हैं। जी हाँ, इनके पास ना तो ज़्यादा पैसा है ना ही ज़्यादा वक्त है, लेकिन फिर भी देशभक्ति का जज्बा ऐसा कि सेना के लिए हेलीकॉप्टर के प्रोटोटाइप तैयार कर रहे हैं। आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। पेशे से मजदूर सर्वेश चंद्र कई बार सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए वॉल राइटिंग करते हैं। दिन भर मेहनत मजदूरी करने के बाद जो थोड़ा बहुत समय मिलता है उसे अपने जुनून में खर्च कर देते हैं। अपनी शिद्दत और लगन से गांव में हर कोई इन्हें जानता है, पहचानता है। इनके जीवन का एक ही मकसद है और वो है देशभक्ति। आने वाली पीढ़ी इनकी कड़ी मेहनत और गाढ़ी कमाई से बनने वाले इस मॉडल को देखे और देशभक्ति की भावना से भर जाए, यही वो चाहते हैं। ये इलाका है यूपी में जौनपुर जिले के एक छोटे से गांव तराव का और पिछले 2 साल से सर्वेश यहाँ पर अपने पैसों और मेहनत के दम पर ब्रह्मोस मिसाइल और सेना के हेलीकॉप्टर का मॉडल बना रहे हैं। जो मैं बना रहा हूँ हेलीकॉप्टर और मिसाइल, इसको ऐसी जगह रखा जाए, शहीद स्मारक हो या कोई ऐतिहासिक स्थल हो, ऐसी जगह रखा जाए कि जहाँ लोग आए जाएं, उससे प्रेरणा लें और अपने अंदर देशभक्ति लाएं। भले ही सेल्फी पॉइंट बने तो क्या, सेल्फी ही खींचे तो क्या, लेकिन उनके अंदर कहीं न कहीं देशभक्ति बनी रहे।
वीर सपूतों की याद में अपने जादुई हाथों से तराश कर हेलीकॉप्टर बना रहे सर्वेश को ये प्रेरणा शहीदों के सम्मान में निकाली जाने वाली तिरंगा यात्रा से मिली। सेना में जाकर देश की सेवा करने का इनका सपना भले ही पूरा नहीं हो पाया हो, पर वो जुनून इन्हें हमेशा कुछ अलग करने की प्रेरणा देता है। जब मैंने एक बार जो है तिरंगा यात्रा यहाँ निकाला तो सर्वेश भाई ने जो है रैली में 4 चांद लगा दिया। इन्होंने जो है हमारे जो आर्मी के जो वेपन है, जैसे इन्होंने रॉकेट लॉन्चर है ना, AK-47, SLR, मतलब 4-5 जो है हमने जो दिखाया था, जो हमने क्या बोलते हैं छवि दिखाया था जो है, जो सैनिकों के साथ साथ, वो इतना महत्वपूर्ण और इतना हुआ कि चर्चा का विषय था पूरे जौनपुर में जो है। पिछले 2 साल से लगातार इस काम में जुटकर पैसे के अभाव में अपना सपना साकार करते सर्वेश को अगर सही तरीके से प्रोत्साहित किया जाए तो देशभक्ति से भरा ये नौजवान न जाने कितने और करामात कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो देखा आपने, हमारे देश के लोगों में प्रतिभा अपार है, कौशल अपार है, बस ज़रूरत है एक छोटा सा मौका मिलने की। और जब जब हमारे देश के लोगों को मौका मिलता है वो कुछ ना कुछ अच्छा और ख़ास करके ज़रूर दिखाते हैं। आपसे भी अपील है कि आप भी कुछ ना कुछ अच्छा करते रहिए, ख़ास करते रहिए, देश और समाज के विकास में अपना योगदान ज़रूर दीजिए। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और अच्छी कहानियों के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।